हेलो गाइस, थोड़ी सी हमें दिक्कतें झेलनी पड़ी लाइव जाने के चक्कर में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वापस लाइव और मेरे साथ में क्या बहुत कॉम्प्लिकेशन है। इट्स अ फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीमिंग, सो वो भी एक अलग कहानी है। ये हमें हमको माफ करें, एक्सपीरियंस पड़ रहा है। मुझे छुट्टी मत दें, मतलब हमें छुट्टी दे दें, हम छुट्टी चाहते हैं लेकिन अभी 1-1.5 घंटा हम आपका लेंगे। हेलो गाइस, और हमारे साथ आज 3 पंडित जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार ही पहले ही वीडियो में मिले थे, उसके बाद से सब लोग स्प्लिट हो गए। आज के हमारे होस्ट होने वाले हैं आदित्य लूथरा, ए के यहाँ के मेन स्पोक्स पर्सन, और मैं यहाँ पे डॉन बैठा हुआ हूँ। और मुझे छुट्टी आपके मार के यहाँ पे छोटे मोटे आदमी जिन्होंने कहा था कि उनको बुला लिया जाता है। तो सबसे आपकी इंट्रोडक्शन तो है, ये पहली बार हम लोग लाइव में रूबरू हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। माँ का क्या दिलाते 5,000 लौंडे दिख जाने चाहिए। ये एक दो वॉचिंग के लिए नहीं आया मैं, पूरे साल मेहनत कर, पूरे साल तो नहीं किया था, 4,000 के लिए भी नहीं, 5,000। पूरे साल तो मेहनत नहीं की हमने। ये 2 महीने हमने आपके लिए मेहनत करी, आपके लिए फुटबॉल क्वालिटी कंटेंट, आपकी अपनी नेटिव भाषा हिंदी में लाने के लिए, तो बाकी लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल के आज में 5,000 लौंडे दिख जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा संभाला इस लाइव स्ट्रीम को, जो कि डूबने ही जा रही थी टाइटैनिक की तरह। काफी इश्यूज देखने को मिले, लेकिन शायद हमारे दर्शक समझते हैं कि पहला लाइव स्ट्रीम है, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम शितांशु जितने अमीर नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर। इसी के साथ मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के लाइव स्ट्रीम में। आज मेरे साथ तीनों लोग जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यूरो 2021 का राउंड ऑफ 16 का एनालिसिस। सबसे पहले मैं ध्रुव से जानना चाहूंगा कि उनके ओवरऑल क्या रिएक्शंस थे इस राउंड ऑफ 16 पे। ये राउंड ऑफ 16 सच्ची में बहुत खतरनाक गया। हमने बड़े बड़े एग्जिट्स देखे, टीम्स लाइक फ्रांस, नेदरलैंड्स, और दूसरी ओर अंडरडॉग स्टोरीज जैसे कि स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक, जो कि अभी क्वार्टर फाइनल्स में है। जी बिल्कुल, ग्रुप ऑफ डेथ की सारी टीमें बाहर हो गई। ग्रुप एफ पूरी तरह से बाहर है। चैट में प्लीज प्रेस एफ टू पे रिस्पेक्ट्स। अब हम मैच बाय मैच आगे चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैच की हम बात करना चाहेंगे, जो कि मेरे ख्याल से बिगेस्ट अपसेट इस टूर्नामेंट का, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस फ्रांस को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया स्विट्जरलैंड ने। और मैं सबसे पहले मार्क से जानना चाहूंगा कि मार्क, जैसे हमने देखा फ्रांस के मैच में फर्स्ट हाफ में कोई सिस्टम नहीं था, 3-4-1-2 खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कौन कहाँ खेल रहा था कुछ क्लियर नहीं था, और इसकी भरपाई उन्हें मैच के एंड में करनी पड़ी जब स्विट्जरलैंड ने उन्हें पेनल्टीज पे हरा दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जैसे एम्बापे हैं, उनको साइड में रखते हुए ओवरऑल ये फॉर्मेशन, खराब फॉर्मेशन कितनी उन्हें प्रॉब्लम पड़ी, और क्या उन्हें क्या चीज सही करनी चाहिए ये अवॉइड करने के लिए। जब हम इस फ्रांस टीम को देखा जाए तो स्विट्जरलैंड जैसी टीम के खिलाफ आप थ्री एट द बैक, मतलब कि आप बहुत पहले थ्री एट द बैक का सोच रहे थे, बहुत प्रैग्मेटिक खिलाया, और मतलब कि लॉन्गले का अलग ही था, जो वो अलग ही खेल रहे थे। और पोग्बा को देखा हमने, बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, और वो थोड़ा ऑफेंसिव खेल रहे थे, तो फिर कांडे थे तो वो पूरे डिफेंस को शील्ड नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से पोग्बा यूजुअली लेट बैक रहते हैं, लेकिन आज वो काफी अटैक में जा रहे थे। और ग्रीजमैन को देखा हमने, काफी अच्छा प्ले को लिंक कर रहे थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जैसे आपने बोला एम्बापे को अगर साइड में हटाया जाए, तो फिर हम अगर टैक्टिक्स की तरफ देखें तो देशों के पास कोई टैक्टिक्स नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मतलब कि सब्स्टिट्यूशंस भी उनके हमेशा वियर्ड ही रहे हैं। और देखा जाए तो इस गेम में उनको क्लोज करना चाहिए था। आफ्टर 3-1 उनको अपने प्ले एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन डालना चाहिए था जो उस गेम को कंट्रोल कर सके। जैसे एक मिडफील्डर को डाल दिया जो बॉल रखे, पोजीशन रखे और गेम को टेकिंग रखे। लेकिन हमने देखा कि गेम में उन्होंने बॉल बहुत लूज किया। मिडफील्ड में एंड में देखा पोग्बा ने बॉल लूज किया और गोल खाया। और वैसे देखा जाए तो पोग्बा ओवरऑल हैड अ वेरी गुड गेम। ने क्या बढ़िया गोल मारा था, सब लोगों ने देखा ही होगा, टॉप कॉर्नर में मारा। बट अफसोस हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आउट हो चुकी है फ्रांस। और हम फ्रांस से ज्यादा हमें स्विट्जरलैंड की बात करनी चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड में सेफेरोविच को देखा जाए, शकीरी को देखा जाए, और पेनल्टीज में सॉमर को देखा जाए,
तो बहुत बढ़िया मैच था और ओवरऑल भी उनके प्लेयर्स एक टीम की तरह खेले और फ्रांस एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और स्ट्रेंजर्स की तरह खेले जो पहली बार खेले थे एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल, पोग्बा, बेंजेमा, इनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड में फ्रांस को जीत नहीं दिला पाए। और अभी स्विट्जरलैंड की आपने बात छेड़ी है, तो शितांशु मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी मार्क ने सॉमर का नाम लिया, सेफेरोविच का नाम लिया, और ये सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले, लेकिन मैं दो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स की बात करना चाहूंगा इस मैच से, ग्रेनिट जाकर और स्टीवन जुबैर। स्टीवन जुबैर के ऑलरेडी 4 असिस्ट हैं, ये उनका दूसरा ही मैच था। और ग्रेनिट जाकर हमने देखा एकदम मिडफील्ड को एंकर किया आउट। अगर मैं कोई मेरे से 1.5 साल पहले कहता कि ग्रेनिट जाकर एंगोलो कांटे से एक मिडफील्ड बैटल जीतेंगे यूरोपियन नॉकआउट्स में, तो मैं उसको हंसते हंसते भगा देता। तो आपके क्या विचार हैं दोनों प्लेयर्स के ऊपर? जी बिल्कुल, ग्रेनिट जाका, क्या बात कही जाए, पिछले गेम में क्या ही खेले हैं। वो जो मिडफील्डर नहीं होता जो झापड़ मार के भगा देता है, बिल्कुल वही वैसा ही खेला उन्होंने। बट मुझे लगता है कि ग्रेनिट जाका काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं बड़े लेवल पे, बट काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट थे इस आपके मैच से पहले। और किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बढ़िया खेल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें दाद देनी चाहिए होजे मोरिनियो की, जिन्होंने उस टैलेंट को पहले ही परख लिया और वो उनको पहले ही अपने टीम में लाने की कोशिश करने लग गए हैं। और बात की जाए जुबेर की, क्या ही क्रॉसेस डालते हैं, मतलब कि सीधे माथे पे पड़ती है, सीधे फिर हेडिंग भी अच्छी है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ियों की। और मुझे लगता है ये प्रैक्टिस रूटीन, ट्रेनिंग रूटीन उनका हमेशा ही रहा है एक तरह से। तो मुझे लगता है स्विट्जरलैंड ने काफ़ी ज़्यादा ग्रेट और डिटर्मिनेशन दिखाया। मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड की जीत में कहीं ना कहीं दिशाओं ने एक छोटी सी गलती कर दी। उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर ग्रीजमैन को पिच से हटा लिया 89 मिनट पे। और होजे मोरिनियो की मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि समटाइम्स जब आप खेलते हो, अगर प्रीमियर लीग का मैच है जैसे पॉइंट्स वाला गेम है और 89 मिनट है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, अगर उसमें आप अपने बेस्ट प्लेयर को हटा रहे हो 89 मिनट पे फॉर डिफेंसिव रीजंस, जैसे सिसोको आए थे, तो इट्स अ गुड मूव। बट नॉकआउट्स में आपको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पेनल्टीज में जा सकता है। हम जानते हैं ग्रीजमैन को कितनी अच्छी पेनल्टीज मारते हैं, आपके बेंजिमा को भी उतार दिया। बेंजिमा बेंजिमा भी अच्छे काफ़ी पेनल्टीज लेते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्रांस ने, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, स्विट्जरलैंड काफ़ी डिजर्व करता है इवन, बट थोड़ा सा फ्रांस ने उनको और पैट ऑन द बैक दिया कि लो भाई जीतो और हमारे आगे से निकलो। बिल्कुल, हमने देखा कि किलियन एम्बापे जैसे स्टार फॉरवर्ड, पीएसजी की शान, नेमार के बाद सबसे बेस्ट प्लेयर पीएसजी में, वो भी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहे, एंड में पेनल्टी मिस करी। लेकिन आई थिंक हम सब जानते हैं उनका टैलेंट, हम सब जानते हैं ये उनके करियर में एक डाउनफॉल है, लेकिन इससे वो उभर के जरूर आएंगे। और अगर हम अगले मैच की बात करें, देखिए तो जैसे कि थॉर्गन हैजार्ड का जो गोल था, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड स्टैंडिंग गोल, और वो चांस क्रिएट करने में केडीबी का भी एक अच्छा सहारा था। तो अब जैसा कि इंजरीज की बात हुई, एडन हैजार्ड और केडीबी जो बाहर रहेंगे क्वार्टर फाइनल्स के लिए, तो शायद हैजार्ड तो पूरे टूर्नामेंट के लिए शायद, तो वो बेल्जियम के लिए एक बड़ी लॉस है। लेकिन मैं चाहूंगा कि लुकाकू अपना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा के बेल्जियम को फाइनल तक कैरी करके यूरो जीता। और जैसा कि आपने ठीक कहा कि पोर्चुगल के अटैकर्स आइसोलेटेड थे, बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा डिफेंस में हेल्प नहीं कर रहे थे, उनका वो तरीका वो था। फिर ब्रूनो को भी बाद में सब इन किया गया, तो पोर्चुगल बहुत लैक की। लाइक उनके पहले जो ग्रुप स्टेजेस की टीम थी वो डिफरेंट थी, वो लोग अपनी एक कोर स्क्वाड ढूंढ नहीं पा रहे थे, रोनाल्डो को इतने चांसेस क्रिएट करके नहीं मिले थे, ना ही रोनाल्डो को पेनल्टी मिली तो वो स्कोर कर पाए, तो अलग था। बट मैच बहुत अच्छा था और बेल्जियम ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लास्ट में पेप का वही पुराना फॉर्म दिखा जिसमें वो सबको फाउल करते रहते हैं, ढकेलते रहते हैं, बट वही सब देखने के लिए तो ये यूरोस है। बिल्कुल, मैच तो काफी अच्छा था। लेकिन अगर हम इस पोर्चुगल साइड की बात करें, तो हमने जैसे अपने वीडियो में कहा था, कोई अपेरेंट वीकनेस नहीं है, हर पोजीशन में स्ट्रेंथ है, हर पोजीशन में क्वालिटी प्लेयर्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस पूरे यूरोस का कैंपेन, तो जो फर्नांडो सांटोस जो उनके कोच हैं, वो काफी रिजिड थे अपने 4-3-3 सिस्टम पे, वो चेंज ही नहीं करना चाहते थे। उनके पास, हमने जैसे अपने वीडियो में कहा था कि एक चेंज से पूरा सिस्टम वो बदल सकते थे,
वो ब्रूनो को लाके डायमंड खिला सकते थे, वो फिलिक्स को सेकंड स्ट्राइकर खिला सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। तो मार्क, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो रिजिडिटी उन्होंने दिखाई कि रेनाटो सांचेस को पहले नहीं खिलाया था, इस मैच में खिलाया, और हमने देखा शायद बेस्ट परफॉर्मर थे पूरे बेल्जियम वर्सेस पोर्चुगल मैच में पोर्चुगल के लिए। तो ये जो उन्होंने रिजिडिटी दिखाई, और इसके साथ जो बर्नार्डो सिल्वा का लैक ऑफ ट्रैकिंग बैक है, जिससे थॉर्गन हैजार्ड ने गोल मारा, जिससे रॉबिन गोजेंस और थॉमस मुलर को आइसोलेट अकेला छोड़ दिया था नेल्सन सेमेडो के साथ, ये सब कितना भारी पड़े पोर्चुगल? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स थे उस मैच में। आपने देखा होगा बर्नार्डो सिल्वा, जैसे आपने बोला, ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे, और फर्नांडो सांतोस का सिस्टम, पहली बात बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम में कि डियोगो जोटा पहली बात वो फिनिश नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो रोनाल्डो है वो अकेले आगे खेलते हैं, तो उनको आइसोलेट करा जा रहा था 3 सेंटर बैक्स के साथ, और वो भी एक्सपीरियंस सेंटर बैक्स। तो जितना क्वालिटी रोनाल्डो के अंदर है, अभी वो 36 इयर्स के हो चुके हैं और वो इतना भाग नहीं सकते हैं जितना पहले वो ड्राइव करते थे डिफेंस की तरफ। तो मुझे लगता है कि सर्विस की भी एक प्रॉब्लम थी कि बेल्जियम के जो प्लेयर्स थे वो कंटेन कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से फुल बैक्स को। गुरेरो का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं था, और जो क्रॉसेस डाल भी रहे थे वो पहले ही इंटरसेप्ट करे आ रहे थे। और हमने देखा होगा कि डियोगो डालो का फिर भी ठीक गेम था, उन्होंने डिफेंस में बहुत अच्छे से किया, लेकिन ऑफेंसिवली काफी पुअर थे। और हमने सब गेम चेंजर्स की बात करी जाए, पॉव फिलिक्स, ब्रूनो फर्नांडिस और आंड्रे सिल्वा ने पूरा गेम चेंज कर दिया था। और पोर्चुगल वो ऑल ओवर बेल्जियम जब ये तीनों आए थे, और आंड्रे सिल्वा का एक बहुत बढ़िया चांस था जो वो मार सकते थे, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सिस्टम ही सबसे बड़ा फ्लॉ था इस पूरे पोर्चुगल के सेटअप में। हमने देखा कि सारे अटैकर्स को आइसोलेट हो गए थे, और पैसों का खेल है, डियोगो जोटा लिवरपूल में इतने गोल्स मारते हैं, नेशनल टीम में आगे फ्लॉप, लेकिन इसके बावजूद रोनाल्डो के 5 गोल और 1 असिस्ट। और सिद्धांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने सर्विस की बात करी कि सर्विस बिल्कुल नहीं मिला पोर्चुगल को इस मैच में, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस मैच में लुकाकू को भी उतना सर्विस नहीं मिला जितने पिछले मैचेस में मिला है, लेकिन अपने उस एक लिंक अप प्ले से, होल्ड अप प्ले से, जिससे गोल पड़ा एंड में, वो कितना महत्वपूर्ण है। लुकाकू एज अ प्लेयर इतना ग्रो करे हैं पिछले 2 सालों में, तो अब जैसे हैजार्ड और डी ब्रुयना इंजर्ड है, तो क्या आपको लगता है कि लुकाकू में वो स्टार पावर है, वो क्वालिटी है कि वो इटली के थ्रू या फिर ऑल द वे टू द फाइनल ले जा सके बेल्जियम? देखिए, लुकाकू में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, ये हर कोई जानता है, लेकिन केडीबी जो क्रॉसेस बना के देते हैं उनका गेम पे एक अलग इफेक्ट रहता है। तो और इटली का इतना बढ़िया डिफेंस विद बोनुची एंड स्पिनाजोला, और फिर डोनारुमा एज अ कीपर, टफ होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा, और नियर टू इम्पॉसिबल भी हो सकता है। बट एज अ बेल्जियम सपोर्टर मैं यही चाहूँगा कि लुकाकू कैरी कर सके टीम को। इससे पहले कि हम स्पेन की बात करें, मैं क्रोएशिया की बात पहले करना चाहता हूँ। 3-1 से ट्रेल कर रहे थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाया 3 ऑल करने के लिए रेगुलेशन टाइम के एंड में। मारियो पासलिच का शायद हेडर था। तो मार्क, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्रोएशिया का डिफेंस तो एब्सेंट था, इसमें कोई शक नहीं है, 5 गोल खाए उन्होंने, जो उनके लेफ्ट बैक थे, लाइप्जिग में ट्रांसफर हुआ है ग्वार्डियोल का, उनकी हम डिफेंस की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्लेयर की जो जिन्होंने आते ही एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट किया मैच को, उनका नाम है मिस्लाव होर्सिच। और हमारे फैंस को याद होगा टॉटनहम के यूरोपा लीग मैच में जिसमें वो बाहर हो गए थे, होर्सिच ने हैट्रिक मारी थी पूरे टूर्नामेंट में। होर्सिच को ज्यादा खिलाया नहीं गया, लेकिन आते ही 1 गोल 1 असिस्ट और एक बहुत ही गोल्डन चांस क्रिएट किया था जो क्रामरिच का सेव हुआ था उनाई सिमोन के एक्स्ट्रा टाइम। क्या ये टैक्टिकल फ्लॉ है कोच की तरफ से कि ओर्सिच को स्टार्ट नहीं किया और रेबिच जिनका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं रहा उन्हें ज्यादा खिलाया गया एक्स्ट्रा? तो ओर्सिच की बात करी जाए तो हमने पहले देखा था यूरोपा लीग में कि क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उनकी टीम के लिए। हैट्रिक मारा था अंडर प्रेशर टॉटनहम जैसी टीम के खिलाफ। आप जितना भी बोले, टॉटनहम इज अ क्वालिटी साइड कंपेयर्ड टू व्हाट द ऑपोजिशन वाज, और उन्होंने काफी बढ़िया खेला था, और उस मैच ने काफी लोगों को शॉक कर दिया था, और टॉटनहम को उनको बॉटलर्स का टाइटल वापस मिल चुका था जो उनको हर साल लेना ही पड़ता है। और हम बात करें तो क्रोएशिया के सबको पता ही होगा, सबसे बढ़िया प्लेयर मॉडरिच है, उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया था गेम पे, लेकिन डिफेंस मुझे नहीं लगता कि
मैं काफी एम्बैरेस था देख के कि पिछली बार वो फाइनल तक पहुंचे थे और हमने देखा था कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कैसे खेला था सेमीफाइनल में। रीडा जैसे प्लेयर कितना बढ़िया खेले थे और मतलब एकदम कमांड करे थे पूरे डिफेंस को। लेकिन इस बार ये हमको ऐसी लीडरशिप देखने को मिली नहीं क्रोएशिया के डिफेंस से। और आगे भी जाते हुए मतलब कि इस पूरे स्क्वाड को एक रीमैप चाहिए होगा क्योंकि पूरी स्क्वाड बदल चुकी है और काफी सारे ओल्ड प्लेयर्स थे इस टीम में। तो देखने को इंटरेस्टिंग रहेगा कि मतलब कि कैसे प्लेयर्स को वो लोग आगे बढ़ाते हैं अपने यूथ सेटअप से और मतलब कि टैलेंट को कैसे प्रमोट करते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें बेस्ट डिफेंडर दुनिया के जो कि डेहान लोवरेन है उनकी कमी यहाँ पे दिखी। और अगर मैं स्पेन की बात करूँ तो एक प्लेयर की मैं बात करना चाहूँगा जिनका हमने अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी मजाक बनाया, और लेकिन शायद हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अपने दिल पे वो एक बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है और क्लब करियर में रियल मैड्रिड के साथ बहुत अच्छा खेले हैं, यूवेंटस के पहले टर्न में बहुत अच्छा खेले थे। तो बात करना चाहूँगा अलवारो मोराटा की। अंशु, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों को पता ही है हम कितना मजाक उड़ाते हैं मोराटा का, बहुत चांसेस मिस करते हैं। इस मैच में भी एक चांस मिस किया था, एक हेडर मिस किया था स्टार्टिंग में, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि बहुत अच्छा लिंकअप प्ले, बहुत अच्छे बैकहेड, बहुत अच्छे पासेस, बहुत अच्छे ऑफ द बॉल रन्स और एक बहुत ही बढ़िया एक सुप्रीमली वेल टेकन गोल, लेफ्ट फुटेड, एकदम बैंगर था एकदम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अल्वारो मोराटा के बारे में थोड़ी बात कीजिए और ओवरऑल स्पेन के परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए। नहीं, ये काफी अच्छा गेम था स्पेन के पर्सपेक्टिव से। और ये स्पेन की बात की जाए, बढ़िया खेले हैं। डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं खेले थे जब एरिक गार्सिया चले गए थे, जो कि एक काफी अच्छे डिफेंडर हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अल्वारो मोराटा की हम लोग बहुत बार कहते हैं कि टीमो वर्नर के जुड़वे भाई हैं, टीमो वर्नर के बड़े भाई हैं, बट अपने देश के लिए जो उनके अंदर पैशन है वो आज हमको दिख गया। और उनके क्रिटिक्स थे लेकिन उन्होंने अपने क्रिटिक्स का मुंह शांत कर दिया। और उनके क्रिटिक्स में से एक बहुत बड़े पंडित हमारे, हम तीनों ही हैं लेकिन उनसे भी बड़े हमारे पंडित श्री मार्क विशु, क्या ही मतलब उनको मजाक, हम लोग, हमारा कंटेंट था गाइस, हमारा कंटेंट चला गया, ये सबसे बड़ी बात है। बट काफी अच्छा फिनिश था, लेफ्ट फुटेड, पहले चेस्ट पे लिया, वो भी अवे फैंस के सामने, क्रोएशिया का स्टैंड था उस साइड। ओवरऑल इन जनरल भी काफी अच्छा गेम रहा है स्पेन के पर्सपेक्टिव से। फर्रान टोरेस काफी अच्छा खेले हैं, स्टार्टिंग में एक क्रॉस दिए थे जो आपके इन्होंने आपके अल्वारो मोराटा ने हेडर मिस कर दिया, वो हैंड पे मार दिया, लेकिन बाद में कोप अप किए। और एस्पेलिक्वेटा ने अपने अंदर का कैप्टन जगाया है, उन्होंने काफी अच्छा लीड किया है टीम को। तो मुझे लगता है स्पेन के पास काफी अच्छा चांस है। अभी नेक्स्ट मैच बेल्जियम से है, और बेल्जियम से किससे है? स्पेन का नेक्स्ट मैच किससे है? स्पेन का उससे है, चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक से तो मुझे लगता है कि आराम से आगे जा सकते हैं। और मुझे लगता है फर्रान टोरेस के साथ डेनमार्क का है। मैं पूरा भाई एफ इन चैट गाइस, एफ इन चैट। मार्क विशु स्टेशन को निकालने दीजिए, स्विट्जरलैंड के साथ है स्पेन का। हाँ सॉरी गाइस, हमारे थोड़े ना डेटा एनालिटिक्स अभी टीम बनी नहीं है, तो हम एक ही आदमी 4 बार करते हैं। तो अभी हम चलते हैं, स्पेन का आपका डेनमार्क के साथ है। और मुझे लगता है अगर स्पेन को जीतना है तो उन्हें अपने बेस्ट पे रहना पड़ेगा। उनको मैं 4 शब्द कहूंगा उनके लिए: डिफेंड वेल, अटैक बेटर। अटैक उनका काफी अच्छा है, उन्हें बस अपनी डिफेंस पे ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर देना है बिल्कुल गाइस। और होपफुली स्पेन सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे ला लीगा पंडित आदित्य भी हैं स्पेन के ही सपोर्टर। और मुझे लगता है स्पेन काफी बेहतरीन खेलती है। सर्जियो रैमोस पेनल्टीज मिस कर रहे हैं, अगर पेनल्टीज में जाएगा तो डेनमार्क जीत सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे मिस्टर फील्ड थ्योरी में हम देखते हैं कि लेजेंड्स पास आते हैं स्पेन को अपने डिफेंडर्स को कॉम्पैक्ट जय बात। ये इसी जोक के साथ अगले मैच में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी की। मैं जानता हूँ मार्क बहुत उत्सुक है इंग्लैंड की बात करने के लिए, लेकिन पहले ग्रुप से जर्मनी के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। ध्रुव, हमने देखा कि स्टार्ट बहुत अच्छा किया था जर्मनी ने, लाइवली थे बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड मैच में ग्रो हुआ हमने देखा किमिक को कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाना है, गोसन्स को कोई आइडिया नहीं था, जिंटर तो स्टार्टिंग में येलो कार्ड पे आ गए थे तो चैलेंजेस के लिए जा नहीं पा रहे थे।
थॉमस मुलर जो कि बहुत ही रिलायबल प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स, चैंपियंस लीग फाइनल, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, हर जगह गोल मारे उन्होंने। इस मैच में भी ऑलमोस्ट एक मिस पास से गोल खा गए थे फर्स्ट हाफ के एंड में, और लास्ट का मिस हमें पता ही है। तो ध्रुव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप डिसअपॉइंटेड थे जर्मनी को देख के, और क्या आपको लगता है वो क्या कर सकते थे इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? जी हाँ, जर्मनी से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। साउथगेट यहाँ पे लकी हो गए कि वो मुलर का मिस, जिसके वजह अभी मीम्स बन रहे हैं, थॉम मिस मुलर। तो हाँ, उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत थी, किमिक को कुछ आइडिया नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो लोग अपने मैनेजर जॉर्ज मिंट्रो को एक अच्छा फेयरवेल नहीं दे पाए। और क्या कहते हैं, तो और थॉमस मुलर का हमने इंस्टा पे पोस्ट पढ़ा जहाँ पे वो दुखी थे कि उन्होंने वो इतना बड़ा चांस मिस किया। अगर वहाँ पे वो स्कोर कर देते तो मैच शायद अलग होता, थोड़ा सा स्कोर लाइन अलग होता, जर्मनी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता कि हाँ हाँ हम लोग जीत सकते हैं। बट एनीवेज द पास्ट इज पास्ट, आगे की तरफ देखते हैं। बिल्कुल, थॉमस मुलर की हमने यहाँ बात की, हमने देखा डिफेंस इतना खराब था कि टोनी क्रूज को डिफेंस में आके खेलना पड़ रहा था, बॉल आगे देनी पड़ रही थी, तो मिडफील्ड में भी छोटे पड़ गए जर्मनी। लेकिन जर्मनी की हमने बात की, और हमने अपने इंग्लैंड के पॉडकास्ट, हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी जिसमें हमने पूरा ग्रुप स्टेज एनालाइज किया था। उसमें जो कि थोड़ा लेट आया था क्योंकि हमारे एडिटर साहब थोड़े बीमार रहते हैं। मैंने कहा था उसमें कि ये प्रैग्मेटिज्म बहुत काम आएगा जर्मनी के खिलाफ, और मैं बिल्कुल सही था। तो मार्क, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 एट द बैक खिलाया था, 2 विंग बैक्स खिलाए थे, ट्रिपियर और शॉ के फॉर्म में। और अगर मैं देखूं इंग्लैंड टीम का परफॉर्मेंस तो सारे ही बहुत अच्छा खेले थे। मेरे ख्याल से डेक्लन राइस थोड़ा अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन उनका भी बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस नहीं था, बहुत सॉलिड था। क्या कहना चाहेंगे आप इस इंग्लैंड टीम पर? अब जर्मनी को उन्होंने हरा दिया, उनकी साइड का ड्रॉ आसान है, क्या लगता है विल इट फाइनली कम होम? I think it's definitely coming home, and this time England will win. Hopefully, they will win a trophy. It's been almost 60 years. आप देख सकते होंगे, शॉ है हमारे साथ, लुक शॉ क्या बढ़िया खेले थे, उन्होंने एक असिस्ट दिया। और ग्रीलिश, सबको पता था कि ग्रीलिश का क्या इम्पैक्ट होगा इस गेम पे, लेकिन फिर भी साउथगेट चोज नॉट टू स्टार्ट हिम। लेकिन was it a surprise that as soon as he came on we scored 2 goals? ग्रीलिश का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था गेम पे, और उनका क्रॉस दूसरे गोल के लिए बहुत बढ़िया था। और जो उन्होंने क्लेवरली शॉ के लिए वो बॉल थ्रू डाला था साइड की तरफ, वो भी काफी अच्छा था, जिसके बाद शॉ ने बढ़िया बॉल खेला और स्टर्लिंग टैप्ड इन। तो बढ़िया खेली थी इंग्लैंड। और फर्स्ट हाफ इट वाज रियली फ्लैट दोनों टीम्स के तरफ से। और जब हमने जर्मनी को देखा था, उनके पास काफी सारे चांसेस थे गोल मारने के लिए। थॉमस मुलर का तो था ही, वी कॉल हिम थॉमस मुलर, थॉमस। और हमारे पास एक उनका भी चांस था, क्या नाम है उनका, वार्नर का था। टीमो वार्नर। ही कुड हैव चिप्ड द बॉल, अगर वो एक काम और कलेक्टेड और कंपोज स्ट्राइकर होते तो वो करते। लेकिन हमने देखा है ओवर द पास्ट 12 मंथ्स की टीमो वार्नर कैसे खेल रहे हैं, और उनका फॉर्म काफी खराब रहा है। तो मेरे को तो ये लगता है कि जर्मनी अंडर अ डिफरेंट मैनेजर जो कि अब आ रहे हैं, हांजी फ्लिक, वो काफी बेटर खेलेंगे, क्योंकि हमने जो उनका बायर्न में सिस्टम देखा था, जब वो थॉमस मुलर को अपने नेटिव जगह में खिलाते थे इंस्टेड ऑफ चकिंग हिम आउट एकदम बीच में एज अ स्ट्राइकर। तो थॉमस मुलर थ्राइव्स इन दैट एरिया, सेकंड स्ट्राइकर का जो एरिया है, और उनके आगे वो एक प्रॉपर नंबर 9 को खिलाएंगे, जैसे उन्होंने बायर्न में लेवेंडोस्की को खिलाया, ये टीमो वर्नर के अलावा। और हैवर्ट्स वगैरह भी थ्राइव करेंगे इनके अंडर। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रॉपर नंबर 9 खिलाना भी चाहिए। अगर फर्जी खिलाएंगे टीमो वर्नर को तो ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। अगर हम अगले मैच की, जो कि बहुत ही अच्छा मैच था, 2 लेसर साइड्स के बीच में था, अगर हम लेसर शब्द का यूज करें, लेकिन एज अ न्यूट्रल देखने में बहुत मजा आया। हमें हार्ट ब्रेक देखने को मिला। मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ स्वीडन वर्सेस यूक्रेन। ध्रुव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वीडन वर्सेस यूक्रेन बहुत अच्छा मैच था, 120 मिनट्स तक स्वीडन डोमिनेट कर रहा था, लेकिन
बाहर से देखी तो एंड टू एंड ही था फुटबॉल, लेकिन लास्ट में यूक्रेन आके एक गोल छीन के ले गया मैच, और शेवचेंको के अंडर यूक्रेन बहुत अच्छा खेला। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपके विचार हैं स्वीडन के परफॉर्मेंस पे, और क्या आपके विचार हैं जिनचेंको और फॉर्सबर्ग, जो दोनों टीम्स के मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर्स इन दोनों की परफॉर्मेंस? पहले सबसे पहले फोर्सबर्ग का वो गोल आउटसाइड द बॉक्स से जो डिफलेक्ट होकर आने लगा, क्या ही गोल मारा। इट्स लाइक फोर्सबर्ग स्वीडन का पूरा टूर्नामेंट कैरी करते आ रहे हैं, और वहीं पर स्वीडन में हमने एक टैलेंट देखा है अलेक्जेंडर इसाक नाम से, वो भी इस समर ट्रांसफर मार्केट पे थोड़ा हॉट टॉपिक रहेंगे। बट फिर गोल स्कोरर्स की तरफ आते हैं, जिनचेंको, उनको जो फार पोस्ट पे बॉल मिली और उनका लेफ्ट फुटेड पावर शॉट, वो बहुत अच्छा शॉट था। देन वो मैच पेनल्टीज तक अच्छे से जा रहा था, बट स्वीडन का वो रेड कार्ड उनको मैच कॉस्ट कर गया, और वो जो लास्ट मिनट गोल, उसकी वजह से यूक्रेन वीक हो गया था। क्या ही बुरा टैकल मारा था उन्होंने, एकदम उनका घुटना ऐसे हो गया था एकदम टेढ़ा सा दूसरे साइड में, और काफी लेग ब्रेकर बोला जा रहा था लोगों के द्वारा। मुझे लगता है कि काफी इंस्टिंक्टिव था। आपको क्या लगता है मार्क? नहीं, वो सिचुएशन में मेरे हिसाब से वो सिर्फ बॉल के लिए जा रहे थे, कोई उनका बुरा इंटेंशंस नहीं थे उनके कोई। लेकिन सिचुएशन में बात करें तो अगर कोई एक्सपीरियंस सेंटर बैक और कोई टॉप सेंटर बैक होते तो वो कोई और तरीका निकालते उस सिचुएशन में, और ऐसे रैश मेथड यूज नहीं करते, और कूल और कंपोज रहते। और जैसे तुमने आइजैक की बात करी, वो इस समर काफी आउट टॉपिक रहेंगे, लेकिन उनके लिए एक क्रिटिसिज्म है मेरे पास की वो काफी डीप ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से कि उनके पीछे काफी क्रिएटिव प्लेयर्स थे जो उनके लिए बॉल दे सकते थे आगे। तो मेरे हिसाब से आइजैक को बॉल अंदर रन्स और बनाने चाहिए, और उनको बॉल के लिए मतलब कि गोल के लिए एम करना चाहिए, ना कि पीछे आके बार बार लिंक अप करना, क्योंकि वो बार बार पीछे आ रहे थे, ना कि रन्स बना रहे थे। ऐसे सुनने में आया कि जिस प्लेयर को वो टैकल लगा था उनके 2 लिगामेंट्स में डैमेज, आई होप ही गेट्स वेल सून। वो वैसे तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अगर बाय चांस हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, गेट वेल सून। लेकिन अगर मैं यूक्रेन की बात करूंगा, यूक्रेन पूरे मैच में डोमिनेट हो रहे थे, स्वीडन डोमिनेट कर रहा था, फोर्सबर्ग अकेले जैसे गरम छुरी बटर के थ्रू जाती है वैसे निकल रहे थे, मलाई मक्खन मार के। डिफेंस से। तो अगर मैं बात करूं यूक्रेन की प्लान क्लियर था कि फ्लैंक्स को ओवरलोड करेंगे, लेकिन जिनचेंको और यारेमचुक, जिनका असिस्ट था, यारमोलेंको का असिस्ट था आउटसाइड ऑफ द बूट, इन दोनों के बारे में आपकी क्या ख्याल है? मेरे मार्क? तो हमने देखा था कि यारमोलेंको काफी बढ़िया खेले थे, और फर्स्ट हाफ में उनका क्रिएटिव इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था काउंटर अटैक पे जो यूक्रेन खेल रही थी। और फिर हमने देखा कि सेकंड हाफ में काफी गैस्ड हो गए थे और वो भाग नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। जिनचेंको लेकिन पूरे मैच में भागते रहे आगे पीछे, और वो एक बार भी उनका क्वालिटी ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि फाइनल में हमने देखा था कि चेल्सी उस जिनचेंको वाली एरिया को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो वीकेस्ट लिंक मैन सिटी के डिफेंस में वही है। लेकिन वो इस अपने नेशनल टीम में उभर के आए एज अ सीनियर प्लेयर, काफी यंग है लेकिन एज अ सीनियर प्लेयर आए, और उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। और लास्ट मिनट जो उन्होंने एक्सक्विजिट क्रॉस किया, बहुत बढ़िया था वो। नहीं करने की कोई जरूरत नहीं अभी नेशनल टीम के लिए खेलना। और हमने मैन सिटी में बैक 4 में उतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन यूक्रेन में बैक 5 में बहुत अच्छा खेलते हैं। और हमने उनको ये भी देखा था कि मिडफील्ड में आ जाते हैं कभी-कभी। हाँ, वो मैन सिटी के लिए भी मिडफील्ड में आ जाते हैं। काफी टैक्टिकल सिस्टम है शेवचेंको का, और यूक्रेन का काफी बढ़िया फॉर्म रहा है उनके अंडर। अगला क्वेश्चन आप ही से था मेरा, कोइंसिडेंटली अगले मैच की मैं बात करूंगा, डेनमार्क वर्सेस वेल्स। इस मैच में ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं, डेनमार्क का वन साइडेड डोमिनेशन था वेल्स के ऊपर। क्रिस्टेंसन को हमने देखा कैसे वो एक बैक 3 से वो मिडफील्ड में आ गए। जैसे मेरे को याद आता है 2011 की कोपा डेल रे फाइनल में पेपे खेले थे मिडफील्ड और पूरी तरह डोमिनेट किया था बार्सिलोना के मिडफील्ड को, वैसे ही क्रिस्टेंसन ने यहाँ पे। शितांशु, आप फटाफट से इस मैच के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्या आपके रिएक्शंस थे, कितना आप डिसअपॉइंट हुए वेल्स से? जी बिल्कुल, वेल्स स्टार्टिंग के 15 मिनट काफी लाइवली थे, काफी अच्छे पासेस, स्ट्रिंग्स ऑफ पासेस जा रहे थे उनके। गैरेथ बेल एकदम सेंटर से पूरा डिक्टेट कर रहे थे,
बट उसके बाद डेनमार्क के अंदर वही जुनून, वही एकता वाली फीलिंग, यूनिटी वाली फीलिंग जागी और उन्होंने एक गोल मारा, काफ़ी अच्छा गोल था। और उसके बाद फिर आपके वेल्स और अटैक करने लगे उनके पीछे, और जिसकी वजह से गेम खुल गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि क्रिस्टेंसन को जैसे हमने सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड या सेंटर मिडफील्ड में थोड़ा बहुत शिफ्ट करते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि उनके मैनेजर ने काफ़ी उनके अंदर देखा था कि वो मिडफील्डर भी एज अ खेल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एरिक्सन के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूरी करना था। और क्रिस्टेंसन ने काफ़ी अच्छा अपना फ्लेयर दिखाया उस गेम में, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा डेनमार्क रहा। मुझे लगता है वेल्स भी जीत सकता था, बट वही स्टार्टिंग का एज जो आपके डेनमार्क के अंदर जो ग्रेट डिटर्मिनेशन था, वही उनको जिता के ले गया। अगले मैच की अगर मैं बात करूँ तो मैं ध्रुव से जानना चाहूंगा, इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया का मैच है। इस मैच में भी ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं, बस इतना है कि ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा था, बहुत रेजोल्यूट था। हमें ऐसा लगा नहीं था कि ऑस्ट्रिया इतनी टफ फाइट देगा इटली को, लेकिन मेरे ख्याल में 11 मैचेस के बाद किसी टीम ने इटली के खिलाफ स्कोर किया। ध्रुव, आप हमारे दर्शकों को फटाफट बताएं आपकी क्या रिएक्शंस इस मैच पे, और क्या ऑस्ट्रिया की परफॉर्मेंस से आप कितना इंप्रेस? ऑस्ट्रेलिया ने हमें बहुत इम्प्रेस किया। इटली से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो गोल कंसीड करेंगे। उनकी कई टैक्टिक्स में या वर्क रेट में थोड़ा लैग दिखा, जिसकी वजह से उन्होंने वो गोल कंसीड किया। देन ऑस्ट्रिया की ये टैक्टिक कि वो एल्बा को सेंटर बैक की जगह थोड़ा सा आगे रखते हैं, एल्बा अटैक में भी हेल्प करते हैं, तो आपको एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो आपको अटैक में भी हेल्प कर रहा है, डिफेंस में भी हेल्प कर रहा है। तो आप एक समय के लिए ऐसा लगेगा कि आप 11 प्लेयर की जगह 12 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं। वो मेंटालिटी थोड़ी डोमिनेटिंग होती है, इसलिए ऑस्ट्रिया ने वो गोल मारा। बट जैसा कि यूवेंटस के जैसा कि हमने देखा कि यूवेंटस के राइजिंग टैलेंट किएसा ने गोल मार के इटली को बचा लिया, तो आउटस्टैंडिंग, बस और कुछ। बिल्कुल, पसीना ने भी गोल मारा था, पसीने छुड़ा दिए दूसरी टीम को। और लास्ट मैच अगर मैं देखूं, मेरे को पता है मार्क बहुत उत्सुक है नेदरलैंड्स की बात करने के लिए। नेदरलैंड वर्सेस चेक रिपब्लिक का मैच हमने देखा कि जो नेदरलैंड्स डोमिनेट कर रहा था, थोड़ा अग्रेसिव खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दलित के दिमाग में क्या चला उस टाइम, रेड कार्ड लेके वो बाहर चले गए। उसके बाद टीम बिखर सी गई, कोई स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला नहीं। मार्क, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले नेदरलैंड्स की लॉन्ग बॉल डालने की टैक्टिक्स, जबकि वेगोर्स्ट बेंच पे थे, और दलित के रेड कार्ड के बाद क्विंसी प्रोमेज है सब्स्टिट्यूशन, क्या सिचुएशन बदल सकती थी अगर एक सेंटर बैक जैसे कि बैटमैन या नेथन आ गया? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नेदरलैंड्स काफी ओपन खेल रहे थे और काफी एक्साइटिंग फुटबॉल खेल रहे थे, और मुझे लगता है कि ये खेलते हुए वो बहुत आराम से इस टीम को हरा सकते थे। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि डिपाय थे और दूसरी तरफ क्या डॉनियल मालन, डिपाय, हाँ मालन थे, मैं वही बोलने वाला था। तो जब हमारे ये दोनों खेल रहे थे तो आज वो थोड़ा सा वो कटिंग एज लैक कर रहे थे, और डमफ्रीज को हमने देखा था कि पहले बहुत बढ़िया खेले थे ग्रुप स्टेज में और उनका क्वालिटी काफी दिख रहा था। आज आज नहीं, जब मैच हुआ था हर प्लेयर का क्वालिटी थोड़ा कम दिख रहा था, और एवरी प्लेयर वाज लैगिंग द कटिंग एज। और फिर रेड कार्ड से पहले दे कुड हैव फिनिश्ड द गेम, बट उन्होंने किया नहीं और वेगोस को लाए, बहुत लेट लाए। मेरे हिसाब से वेगोस को स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी टीम थी उनकी ऑपोजिशन चेक रिपब्लिक, उसमें बहुत सारे क्रिएटिव प्लेयर्स हैं जिनके थ्रू आप और वेगोस उनके खिलाफ लीड ले सकते थे अपने स्ट्रेंथ और ब्रूट फोर्स यूज करके। जब वो थोड़ा हेडर या फिर इधर उधर जाते बॉक्स में अपने रन्स बनाते, तो मेरे हिसाब से तो नेदरलैंड्स could have won this game, और maybe they should have won this game। और डिलीट के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि क्योंकि जब से उन्होंने आया छोड़ा है, उनका डाउनफॉल का जो ग्राफ रहा है वो काफी 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 आप कह नहीं सकते कि आप उस ग्राफ को जज नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनको देखा था कि यूवेंटस जा रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लब चुना, और किएलिनी के बगल में खेल के सब लोग सोच रहे थे कि इनका डिफेंस को पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा, पर डिलीट काफी अंडरवेलमिंग रहे हैं। और देखा जाए तो
क्लब एंड नेशनल टीम दोनों के लिए। और नेथन आके जैसे प्लेयर, जैसे आप कह रहे थे, आके वो सही में गेम को मतलब काम डाउन कर सकते थे, एटलीस्ट नेदरलैंड्स के लिए एक बैकफोर सेटल कर देता। नहीं सिद्धांशु, ये मजाक का टाइम नहीं है। और और ये क्या बोलते हैं, एक वेगॉस को अगर हम लास्ट के 10 मिनट्स में चेक करते तो फिर उसके लिए हमको पहले एक सेटल बैकफोर चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं और प्रेशर आया जा रहा था उस डिफेंस पे, इसकी वजह से। नहीं, कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात यह है कि लास्ट के पॉडकास्ट में मार्क ने कहा था डेलिट डेलिट की बात कर रहे हैं आप, क्या ही बढ़िया डिफेंस को संभाला है। और हाँ हमने तो एक मैच में किया था ना, एक मैच में किया। हाँ, तो आपने बोला था, मैंने ये तो कब कहा कि आपने बोला। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा बताया था लास्ट पॉडकास्ट। हमारे व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा तेज है, उनको सब पता चल जाता है मार्क। ये आपने जैसे नेदरलैंड्स की बात करी, अगर मैं चेक रिपब्लिक की बात करूँ तो एक प्लेयर की बात करूँ जो कि पैट्रिक स्किक, जो कि शायद गोल होकर टूर्नामेंट मार ही चुके हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें उनका बहुत अच्छा फॉर्म देखने को मिला। पिछले 3 साल में 3 क्लब बदल चुके हैं, रोमा और लाइप्जिग और लेवरकुसन। तो क्या लगता है आपको, ये एक फ्लूक है या फिर अब वो एक फाइनली अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और एक बड़े ट्रांसफर के लिए रेडी? जी, पैट्रिक शिक की क्या ही बात की जाए, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या ही गोल मारे थे, अपना गोल ऑफ द यूरोस कह सकते हैं हम। और आपके इस गेम में भी काफ़ी अच्छा खेले हैं। मुझे लगता है अब वो एक अच्छे प्लेयर की तरह उभर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए अच्छा खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लाइप्जिग या फिर कुछ बुंडेसलीगा क्लब्स में जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी छाप छोड़नी चाहिए पहले, किसी भी बड़े क्लब में आने से पहले, क्योंकि अभी उनका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जैसे वो उधर परफॉर्म करने लगेंगे, जैसे हम देखें अर्लिंग हालैंड भी आए थे, तो वो पहले बोरुसिया डॉर्टमंड में आए। और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी, मतलब डॉर्टमंड आपके ये हो गए, लेवेंडोस्की हो गए, और पियर एमरिक ओबामेयांग भी हो गए। वो सारे बुंडेसलीगा बढ़िया बढ़िया स्ट्राइकर्स आ रहे हैं। हमारे टीमो वर्नर भी काफ़ी बेहतरीन स्ट्राइकर हैं, हम लोग सब जानते हैं, आरबी लाइप्जिग से आए हैं। तो बढ़िया गोट स्ट्राइकर्स हमें सब वहीं से मिलते हैं। तो मुझे लगता है उनको एक बार क्लब फुटबॉल के बारे में थोड़ा 1-2 सीजन देखना चाहिए, उसके बाद किसी बड़े क्लब में मूव ऑन करना चाहिए। आपको क्या लगता है आदित्य, आप भी कुछ तो बोलिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे अभी रूमर्स चल रहे हैं कि हालैंड डॉर्टमंड छोड़ के जाएंगे, डॉर्टमंड छोड़ के जाएंगे। तो मैं शिक को डॉर्टमंड में देखना चाहूँगा। हर हालैंड का रिप्लेसमेंट, वो भी अपने क्या कहते हैं पोटेंशियल पे खड़े उतरेंगे। and वो भी शायद, उनको भी शायद डॉर्टमंड 170 मिलियन में बेचने की कोशिश करे। चैट ये में चाहेंगे कि खूब पैसा है स्टीम के अकाउंट में भी, थोड़ा बहुत अगर हमें देना चाहें तो हम ऑलवेज फ्री। तो मैं ध्रुव से जानना चाहूंगा उनकी पसंदीदा टीम एफसी बार्सिलोना, जो मेरी बिल्कुल पसंदीदा नहीं है उनके, लेकिन मैं भी मानूंगा कि जर्सी अच्छे दिल से ट्रांसफर दिख किए रहा हैं है मतलब। आपकी पसंदीदा टीम नहीं है बार्सिलोना। मैं लेकिन मैं भी मानता हूँ उनके अच्छे ट्रांसफर्स आए हैं। अगुएरो एक सॉलिड ऑप्शन है 1-2 साल के लिए। मेम्फिस डिपाय है, एरिक गार्सिया के पास पोटेंशियल है डेवलप होने। और इसके अलावा मैं देखूँ तो एमरसन रॉयल बहुत अच्छी साइनिंग है, राइट बैक में कंपटीशन देते हैं सर्जिनियो डेस्टो। तो आपसे जानना चाहूंगा आपके ख्याल, और कोई टारगेट है आपके दिमाग में जो बार्सिलोना को साइन करना चाहिए? बार्सिलोना के लिए पहले तो मेरे दिमाग में आ रहा है वेलेंसिया के लेफ्ट बैक होजे गाया, और तो यंग डिफेंडर जो रेलवा के रिप्लेसमेंट भी है। और फिर सिंस हमने देखा कि पीएसजी ने विनियाल्डम की डील हैक कर ली, तो एक क्या कहते हैं बारसा सेंटर मिड के तलाश में तो रहेगी। और एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक की भी जरूरत है, जैसा कि आप देखते हैं कि पीके आजकल अपने फॉर्म से थोड़ा नीचे जा चुके हैं। एंड बारसा की जो बैक लाइन है वो बहुत यंग सी है, मिंगुएजा, आरोहो और एरिक गार्सिया। इन लोग को एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। साथ में बारसा की टैक्टिक्स भी एकदम क्लियर है कि वो फ्री ट्रांसफर्स पे वर्क करेंगे। तो वो इनके पास इतनी टैलेंट कंपनी लाम आसिया भी है, उससे भी प्लेयर्स रिक्रूट कर सकते हैं जो कि फर्स्ट टीम को हेल्प करें। एंड देन लुकिंग फॉरवर्ड कि आंजू फाती का रिटर्न, कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट सीजन। बस बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ कि कोई प्लेयर अच्छा ना खेले बार्सिलोना का। लेकिन इस ट्रांसफर विंडो में जैसे वाइनाल्डम की बात करी, पीएसजी गई, और पीएसजी मेरे ख्याल से इस ट्रांसफर विंडो में सबसे बड़े मूवर्स होंगे। देखा हकीमी से लिंक्ड है,
डोनारुमा से लिंक है और वो जो रोनाल्डो रोमा से भी लिंक है। इंटर के सीईओ ने बोला कि हकीमी का ट्रांसफर पूरा होने वाला है, पीएसजी के साथ नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट डन है और वो अब चले जाएंगे ऑलमोस्ट। और इमोजी भी नहीं लगा कल मैच का लाइव का यार ये है कि उसमें मैच की टाइमिंग बहुत अजीब टाइम पे है, 9:30 12:30 है, और जो है उस टाइम पे हम लोग ज्यादातर अपनी फैमिलीज के साथ होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल होता है काफी। आदित्य वगैरह तो डिनर ज्यादा ही जल्दी हम लोग कर लेते हैं 8-9 बजे करीब। मैं तो तकिए के साथ होता हूँ, फैमिली के साथ नहीं होता 12:30। क्या? मैं सो रहा होता हूँ, तकिए के साथ होता हूँ, फैमिली के साथ नहीं होता 12:30। हाँ, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड भी टाइम है क्योंकि 12:30 फाइनल है, तो देखेंगे कुछ अगर बनता है तो हम आपको जरूर बताएंगे हमारे सोशल मीडिया के माध्यमों से। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे अभी हम नहीं आए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत अभी बिजी चल रहे हैं। मार्क से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, सब जगह हमारा TFC फुटबॉल अकाउंट बनाएं, ट्विटर पे भी बनाएं, ट्विटर पे आप लोग उसे वेरीफाई कराएं, इससे ज़्यादा हम लोग क्या चाहेंगे। सौभाग्य मेरा है कि आपके पॉडकास्ट पे मैं होस्ट कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉडकास्ट, ये आप ही का पॉडकास्ट है, हम सबका पॉडकास्ट है, ये हमारे व्यूअर्स दर्शक लोगों का पॉडकास्ट है, ये हमारा पॉडकास्ट है, और हम सब एकजुट होके आपके लिए बढ़िया कंटेंट लाते रहते हैं। आदित्य, आप लास्ट वर्ड्स बोलेंगे? नहीं, लास्ट वर्ड्स तो कोई नहीं, बस यही है कि आप हमारे इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में अवेयरनेस बढ़ाइए थोड़ी सी। 250 व्यू पे मार्क केक बना रहे हैं, बहुत अच्छा, ये हमने आज आपको बोल दिया है, और यही क्वालिटी कंटेंट हम आगे लाते रहेंगे, और आपका बस हमें सपोर्ट चाहिए। और इसी ख्याल के साथ हम आज का लाइव स्ट्रीम एंड करते हैं। बहुत मजा आया, स्टार्ट थोड़ा शेकी था, एंड में इट्स नॉट हाउ यू स्टार्ट, इट्स हाउ यू फिनिश, और हमने शायद फिनिश स्ट्रॉन्ग किया। तो दैट्स इट गाइस, आज की इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हिंदी में भी अगर अभी तक नहीं किया। हाँ, ये पहला ही था। हम आपसे क्वार्टर फाइनल्स के बाद मिलते हैं ऐसे एक बढ़िया सा वीडियो लाके, और अगर कुछ लाइव का होगा तो जो इंस्टाग्राम में वो डाल देंगे आपके मार्क, और और आप जरूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो करें कर पाएंगे। आज की स्ट्रीम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये स्ट्रीम पसंद आई होगी। अगर आप लाइव स्ट्रीम करवाना चाहते हैं अपने हमारे अगले वीडियोस में भी, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। हम लोग इतने बड़े नहीं है कि हमारे DM बढ़ जाएं, तो कुछ ऐसा करें कि हम लोग बड़े हो जाएं और हमारे DM बढ़ जाएं, और हमारे मार्क मीडिया मैनेजर को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। 1 घंटे 10 मिनट की ये स्ट्रीम हो चुकी है। आप लोगों का लगातार सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऊर्जा का स्रोत है, और मैं कहना चाहूँगा अंत भला तो सब भला। और क्रिस्टल सिनेविरत्ने ने कुछ जापानीज में लिखा है, मेरे को पढ़ने नहीं आता। वो मेरी बीबी है। हाँ, ये मार्क पढ़ देंगे, जापानीज में कुछ लिखा है, मार्क पढ़ दे। अभी नहीं आता मेरे को इतना। तो क्रिस्टल दीदी, आई एम सॉरी, आप लाइक छो गए, हम अब स्ट्रीम बंद कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज़। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे